नमस्कार दोस्तों। क्लास 12 हिंदी पाठों की श्रृंखला में जो कि अभिव्यक्ति और माध्यम नामक पाठ्यपुस्तक से व्यवहारिक लेखन में हम बात करेंगे आज स्ववृत्ति या बायोडेटा लेखन और रोजगार संबंधी आवेदन पत्र, जिसमें कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी जो थे हिंदी के साहित्यकार, उनका मानना था कि यह हो सकता है कि कोई अपना रास्ता चुने भी और उस पर अकेला भी ना हो। राजमार्ग पर चलने वाले रास्ते नहीं चुनते हैं, रास्ता उन्हें चुनता है। तो इस प्रकार का मानना था सच्चिदानंद वात्स्यायन या हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी का। तो हम इसमें पाठ में जानेंगे स्ववृत्ति की विशेषताएं, स्ववृत्त का स्वरूप, आकार, स्ववृत्त की प्रस्तुति, विविध सूचनाओं का ब्यौरा और स्ववृत्त और आवेदन पत्र के बारे में। तो विद्यार्थियों के मन में अपने भविष्य को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं होती हैं और कुछ अपना स्वतंत्र उद्यम या व्यवसाय खड़ा करने का स्वप्न देखते हैं। तो कुछ अपनी मनचाही नौकरी पाने का ख्वाब बनते ही हैं। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर बनना चाहता है तो कोई बैंकर, वहीं कुछ शिक्षक बनना चाहते हैं। विद्यार्थी जीवन होता ही है कल्पनाओं का संसार रचने और उसे हकीकत में बदलने का प्रयास। एक दिन छात्र जीवन अपनी परिणति प्राप्त करता है और फिर हम अपनी कल्पना के महल के दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। अंदर प्रवेश का अरमान संजोए, लेकिन कई बार उस महल के द्वार पर प्रवेशार्थियों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो जाती है और अंदर जगह की कमी होती है। कुछ को प्रवेश मिलता है और कुछ या अधिकांश बाहर ही रह जाते हैं। द्वार के दोबारा खुलने की प्रतीक्षा करते हुए नरेंद्र भी एक वैसा ही प्रतीक्षा प्रवेशार्थी है, जो कि नरेंद्र जो है एक मार्केटिंग मैनेजर बनना चाहता है। सच पूछा जाए तो अंततः इससे भी बहुत आगे जाना चाहता है। इस दिशा की पहली सीढ़ी है मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद। इसके लिए नरेंद्र कुछ समय से जी तोड़ कोशिश कर रहा है, अर्थात मेहनत कर रहा है। अखबारों, बिजनेस पत्रिकाओं, इंटरनेट पर वह विज्ञापनों की तलाश करता रहता है और लगातार आवेदन भेजता रहता है, मगर या तो आवेदन का उत्तर ही नहीं मिलता या फिर नकारात्मक उत्तर आता है। आज फिर दरवाजे की घंटी बजी। बाहर पोस्टमैन खड़ा था। नरेंद्र के दिल की धड़कन बढ़ गई। आशा और आकांक्षाओं के मिश्रित ऊहापोह के साथ उसने दरवाज़ा खोला। पत्र किसी कंपनी से ही आया था। धड़कते हृदय के साथ लिफाफा खोला और फिर वही ढक के 3 पात, अर्थात सदा एक जैसी हालत में रहना, वही नकारात्मक उत्तर। नरेंद्र के चाचा जी मुंबई से आजकल घर पर ही आए हुए थे। चाचा जी मुंबई में एक बड़ी कंपनी के मानव संसाधन विभाग में बड़े पद पर हैं। उनकी नरेंद्र के उदास चेहरे पर पड़ी। नरेंद्र, चेहरा इस तरह उतरा हुआ क्यों है? इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? वैसे तो नरेंद्र का अहम उसे अपना दुख बांटने से रोकता था, लेकिन इस समय वह फट पड़ा। जख्म ताज़ा ताज़ा था। चाचा जी, मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद के लिए न जाने कितनी बार प्रयत्न कर चुका हूँ। अगर मुझे साक्षात्कार के लिए बुलावा मिल जाए तो मुझे विश्वास है कि मैं अवश्य ही चुन लिया जाऊँगा, मगर उसकी नौबत ही नहीं आती। या तो जवाब ही नहीं आता या फिर इनकार पत्र आ जाता है। लगता है अपने भाइयों या रिश्तेदारों को ही चुन लेते हैं। चाचा जी मुस्कुराए। मानव संसाधन विभाग में काम करने की वजह से ऐसी फब्तियाँ सुनने का उनका अनुभव पुराना था। असफल उम्मीदवार कई बार अनेक तरह के उल्टे सीधे पत्र लिखते थे। उन्होंने संयत होकर नरेंद्र से कहा, बेटे, ऐसी बात नहीं है। जिस तरह तुम्हें अपनी मनचाही नौकरी की तलाश है, उसी तरह कंपनियों को भी मनचाही उम्मीदवार की खोज रहती है।
मगर उनकी समस्या यह है कि वे जब भी कोई विज्ञापन निकालते हैं उनके पास स्ववृत्तों का ढेर लग जाता है। कई बार तो 5 पदों के लिए 5,000 स्ववृत्त या बायोडेटा आ जाते हैं। ऐसे में किसी भी कंपनी के लिए क्या यह संभव है कि वह हर किसी को बुलाए और उनका साक्षात्कार करे? 5 पदों के लिए अधिक से अधिक 50 उम्मीदवारों को ही बुलाया जाता है। ये 50 उम्मीदवार स्ववृत्त के आधार पर ही चुने जाते हैं। नरेंद्र आश्चर्यचकित होकर बोला, यानी साक्षात्कार के बाद तो 10 में से 1 को चुना जाता है, लेकिन साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ज़्यादा कठिन है। 100 में से 1 उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए चुनते हैं। स्ववृत्त के आधार पर शेष 99 के हाथ निराशा ही लगती है। चाचा जी बोले, हाँ बेटे, ऐसा ही है। हो सकता है उस 99 में कई ऐसे उम्मीदवार भी हों जो चुने गए उम्मीदवारों से अधिक योग्य हों, मगर चूंकि उनके स्ववृत्त अच्छी तरह बने हुए नहीं होते, इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं। नरेंद्र के लिए यह चौंकाने वाली बात थी। चाचा जी आगे बोले, तुम मार्केटिंग को अपना कैरियर बनाना चाहते हो, मगर नौकरी की तलाश भी एक प्रकार की मार्केटिंग ही है। इसमें तुम अपने ग्राहक को प्रेरित करते हो कि वह तुम्हारे प्रतियोगियों की तुलना में तुम्हें पसंद करे। जैसे प्रकार ग्राहक को आकर्षित करने के लिए निर्माता लुभावने विज्ञापनों का सहारा लेता है, उसी प्रकार उम्मीदवार के लिए यह जरूरी है कि वह अपना स्ववृत्त सुंदर और आकर्षक बनाए, अर्थात जो अपना बायोडेटा है उसको अधिक अच्छी प्रकार से बनाए। चाचा जी जारी रहे, एक स्ववृत्त की तुलना हम उम्मीदवार के दूत या प्रतिनिधि से कर सकते हैं। जिस प्रकार एक अच्छा दूत या प्रतिनिधि अपने स्वामी का एक सुंदर और आकर्षक चित्र प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार एक अच्छा स्ववृत्त नियुक्तिकर्ता के मन में उम्मीदवार के प्रति अच्छी और सकारात्मक धारणा उत्पन्न करता है। एक अच्छा स्ववृत्त किसी चुंबक की तरह होता है जो नियुक्तिकर्ता को आकर्षित कर लेता है। नौकरी में सफलता के लिए योग्यता और व्यक्ति के साथ साथ स्ववृत्त निर्माण की कला में निपुणता भी आवश्यक है। ध्यान रहे कि पहली लड़ाई में तो तुम्हारा स्ववृत्त ही तुम्हारे लिए लड़ता है। इस लड़ाई में जीतने के बाद ही खुद लड़ने की बारी आती है। अगर स्ववृत्त कमजोर हुआ तो लड़ाई शुरू में ही खत्म हो जाती है। नरेंद्र चाचा जी की बातों से अत्यंत प्रभावित हुआ। वह अपने कमरे में जाकर अपना स्ववृत्त ले आया और उसे चाचा जी को देते हुए बोला, चाचा जी, क्या कमी है मेरे स्ववृत्त में? चाचा जी ने स्ववृत्त पर अपनी अनुभवी नज़र दौड़ाई और परखा। फिर बोले, तुम्हारा स्ववृत्त सही तरीके से नहीं बना है, इसमें कमियां ही कमियां हैं। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, इसलिए यह कह सकता हूँ कि अगर तुम्हें साक्षात्कार का बुलावा मिल जाए तो तुम्हें सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे व्यक्तित्व में वे सारी खूबियाँ हैं जो एक अच्छे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में होनी चाहिए, मगर तुम्हारा स्ववृत्त इतने बुरे तरीके से बना हुआ है कि तुम्हारी गलत तस्वीर पेश करता है और साक्षात्कार की नौबत ही नहीं आने देता। तुम्हें अपना स्ववृत्त दोबारा तैयार करना होगा। नरेंद्र को अपनी भूल समझ में आ रही थी। वह बोला, चाचा जी, क्या आप अच्छा स्ववृत्त बनाने में मेरा मार्गदर्शन करेंगे? चाचा जी ने सोफे पर अपनी मुद्रा बदली और बोले, हाँ नरेंद्र, क्यों नहीं, मगर शुरुआत कहाँ से करूँ? चलो, इतना तो अब तक तुम्हें मालूम हो गया कि स्ववृत्त एक विशेष प्रकार का लेखन है जिसमें व्यक्ति विशेष के बारे में किसी विशेष प्रयोजन को ध्यान में रखकर सिलसिलेवार ढंग से सूचनाएं संकलित की जाती हैं। नरेंद्र बोल पड़ा, वाह चाचा जी, एक ही वाक्य में सारी बात कह दी। यह तो गागर में सागर वाली बात हुई, अर्थात कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना। चाचा जी आगे बोले, हाँ बेटे, स्ववृत्त के 2 पक्ष हैं। पहले पक्ष में वह व्यक्ति है जिसको केंद्र में रखकर सूचना संकलित की गई होती है। दूसरा पक्ष जो होता है उस व्यक्ति या संस्था का जिसके प्रयोजन को ध्यान में रखकर सूचनाएं जुटाई जाती हैं। पहला पक्ष है उम्मीदवार और दूसरा पक्ष है नियोक्ता।
सच है चाचा जी, किसी भी व्यक्ति से संबंधित सूचनाओं का तो कोई अंत ही नहीं, लेकिन हर सूचना नियोक्ता के काम की नहीं हो सकती। इसलिए स्वव्रत में वही सूचनाएं डाली जा सकती हैं जिनमें दूसरे पक्ष यानी नियोक्ता की दिलचस्पी हो। वाह नरेंद्र, तुम तो खासे समझदार हो। कुछ बातें जो तुम्हें बताना चाहूँगा, उनमें पहली तो यह है कि स्वव्रत में ईमानदारी होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के झूठे दावे या अतिशयोक्ति से बचना ही चाहिए। यह मत भूलो कि नियोक्ता को उम्मीदवारों के चयन का अच्छा खासा अनुभव होता है। गलत या बढ़ा चढ़ाकर किए गए दावों से उन्हें धोखा देने की कोशिश खतरनाक बन सकती है। अगर साक्षात्कार के लिए बुला भी लिया गया तो उस दौरान कलई या जिसको भेद कहते हैं, उसके खुलने का पूरा अंदेशा रहता है। मगर इसका यह अर्थ नहीं कि अपनी खूबियाँ और अच्छाइयाँ बताने में तुम कंजूसी बरतो। अपने व्यक्तित्व, ज्ञान और अनुभव के सबल पहलुओं पर जोर देना तो कभी भी नहीं भूलना चाहिए। नरेंद्र चाचा की बातें गौर से सुन रहा था। उसके मन में एक प्रश्न उभरा, चाचा जी, स्वव्रत की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? तो स्वव्रत में आलंकारिक भाषा की गुंजाइश नहीं है, इसलिए इसकी शैली सीधी, सरल और सटीक और साफ होनी चाहिए, ताकि पढ़ने वालों को सारी बातें एक ही नज़र में स्पष्ट हो जाएं और अर्थ निकालने के लिए दिमाग पर जोर न डालना पड़े। नरेंद्र ने अगला प्रश्न पूछा, क्या स्वव्रत के आकार प्रकार को लेकर भी कोई नियम है? चाचा जी ने जवाब दिया, इसका कोई निश्चित नियम तो नहीं, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि स्वव्रत अर्थात वायु डेटा जो होता है, ना तो ज़रूरत से अधिक लंबा हो और न ही ज़्यादा छोटा। अगर बहुत संक्षिप्त हुआ तो इसमें अनेक ज़रूरी चीज़ें आने से रह जाएंगी। दूसरी और यदि बहुत लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अनेक पहलुओं को नज़रअंदाज कर सकता है, अर्थात पढ़ेगा ही नहीं। लेकिन चाचा जी, आप अपने अनुभव के आधार पर कुछ गुण तो बता ही सकते हैं। बेटे, ध्यान देने की बात यह है कि जब पद बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए उम्मीदवार भी कम होते हैं। मसलन यदि मैनेजिंग डायरेक्टर के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो गिनती के लोग ही अपना स्वव्रत भेजेंगे। ये सारे लोग अच्छी योग्यता और व्यापक अनुभव वाले होंगे। अतः ऐसी स्थिति में स्वव्रत यदि 9-10 पृष्ठों का भी हुआ तो उसे ध्यानपूर्वक और बारीकी से पढ़ा जाएगा। लेकिन यदि नीचे के पद के लिए विज्ञापन दिया जाए तो बड़ी संख्या में आवेदन आएंगे। यहाँ पर यदि स्वव्रत 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा हुआ तो पढ़ने वाला अपना धैर्य खो सकता है। यानी मेरी तरह जो कॉलेज से तुरंत निकला है, उनका स्वव्रत 2-3 पृष्ठों से अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। चाचा जी बोले, हाँ, मोटे तौर पर तुम ऐसा मान सकते हो। एक और बात, स्वव्रत जो है साफ सुथरे ढंग से टंकित, कंप्यूटर मुद्रित या कह सकते हैं टाइप किया हुआ होना चाहिए। व्याकरण संबंधी भूलों को भी दूर कर लेना चाहिए। ये बातें जो हैं छोटी लग सकती हैं, मगर उम्मीदवार के प्रति विपरीत धारणा उत्पन्न करती हैं। नियोक्ता को ऐसा लग सकता है कि उम्मीदवार या तो लापरवाह है या फिर उसकी शिक्षा दीक्षा ढंग से नहीं हुई। नरेंद्र ने बात को आगे बढ़ाया, चाचा जी, शुरू में आपने कहा था कि स्वव्रत व्यक्ति विशेष के बारे में सूचनाओं का सिलसिलेवार संकलन है। क्या आप इसे और समझाएंगे? सूचनाओं का सिलसिला किस प्रकार का होना चाहिए? चाचा जी ने अपने अनुभव सिद्ध वाणी में बोले कि बेटे, स्वव्रत सूचनाओं का एक अनुशासित प्रवाह है, यानी इसमें प्रवाह और अनुशासन दोनों ही होने चाहिए। प्रवाह व्यक्ति परिचय से प्रारंभ होता है और शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, प्रशिक्षण, उपलब्धियाँ, कार्यतर गतिविधियाँ इत्यादि पड़ावों को पार करता हुआ अपनी पूर्णता प्राप्त करता है। स्वव्रत के ये अवयव मैंने तुम्हें बताए हैं, वे केवल उदाहरण के लिए हैं।
आवश्यकता अनुसार उनमें फेरबदल किया जा सकता है। नरेंद्र ने जिज्ञासा प्रकट की कि व्यक्ति परिचय में क्या क्या बातें होनी चाहिए। चाचा जी ने समझाया कि व्यक्ति परिचय के अंतर्गत उम्मीदवार का नाम, जन्मतिथि, उम्र, पत्र व्यवहार का पता, टेलीफोन नंबर, ईमेल पता आदि सूचनाएं दी जाती हैं। व्यक्ति परिचय में जन्मतिथि और माता पिता का नाम अवश्य डालना चाहिए। जिन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आते हैं वहाँ एक ही नाम के उम्मीदवार होते हैं। पिता के नाम और जन्मदिन के आधार पर उनमें आसानी से भेद किया जा सकता है। नरेंद्र ने अगला सवाल उठाया, चाचा जी, व्यक्ति परिचय के बाद किस प्रकार की सूचनाएं डाली जानी चाहिए? यदि उम्मीदवार किसी बड़े पद के लिए आवेदन कर रहा है और बहुत अनुभवी है तो अनुभव की चर्चा व्यक्ति परिचय के तुरंत बाहर डाली जा सकती है। लेकिन तुम्हारी तरह जो कॉलेज से तुरंत ही बाहर निकले हो, अर्थात फ्रेशर बोल सकते हैं जिन्हें, तो उन्हें व्यक्ति परिचय के तत्काल बाद अपनी शैक्षणिक योग्यताओं की चर्चा करनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित सूचनाएं एक सारणी के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिनमें प्राप्त डिप्लोमा, डिग्री के विवरण, स्कूल कॉलेज का नाम, बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, संबंधित परीक्षा का वर्ष, परीक्षा के विषय, प्राप्तांक प्रतिशत और श्रेणी का भी उल्लेख होना चाहिए। तो नरेंद्र ने सवाल किया कि पढ़ाई लिखाई या अनुभव की चर्चा तो ठीक है, मगर कार्यतर गतिविधियों की चर्चा क्यों जरूरी है? तो चाचा जी सोफे पर बैठे बैठे थोड़े बोर हो रहे थे। वे खड़े होकर कमरे में चहलकदमी करने लगे और खिड़की के पास खड़े होकर कहने लगे, जब नियोक्ता किसी उम्मीदवार को चुनने का निर्णय लेता है तो उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ध्यान में रखता है। कार्यरत गतिविधियों के माध्यम से उम्मीदवार के व्यक्तित्व के बारे में अच्छी जानकारी मिलती है और पद के लिए उसकी योग्यता को तय करना आसान हो जाता है। मसलन यदि कोई उम्मीदवार अच्छा फुटबॉल खिलाड़ी है तो माना जा सकता है कि उसमें टीम भावना अवश्य होगी। अगर किसी को भाषण या वाद विवाद में ढेरों पुरस्कार मिल चुके हैं तो इससे उसकी वाक्पटुता और संभाषण कला का पता चलता है। यदि तुम्हारी ऐसी कोई गतिविधि या हॉबी हो तो तुम्हारी उम्मीदवारों को सबल बनाते हो, जो उनकी चर्चा करना मत भूलना। नरेंद्र बोल पड़ा, चाचा जी, मुझे तो भाषण और वाद विवाद में बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। पर्यटन का भी मुझे शौक है। क्या मुझे अपने सोहबत में इनकी चर्चा करनी चाहिए थी? चाचा जी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए बोले, क्या अब तक तुम इनकी चर्चा करना भूल जाते थे? अगर तुम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का पद पाना चाहते हो तो तुम्हारी इस प्रकार की गतिविधियां तुम्हें अन्य उम्मीदवारों से मीलों आगे ले जा सकती हैं। मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में वैसे लोग सफल साबित होते हैं जो वाकपटु और जिन्हें घूमना फिरना अच्छा लगता हो। चाचा जी को अचानक एक और बात याद आई कि सोहबत में 2-3 वैसे लोगों के नाम पते भी दिए जा सकते हैं जो उम्मीदवारों के रिश्तेदार न हों मगर उसकी योग्यताओं और क्षमताओं से परिचित हों। जिन लोगों का विवरण दिया जाए वे प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, यदि वे उसी क्षेत्र के जाने माने लोग हों जिस क्षेत्र में उम्मीदवार पहले से कहीं काम कर रहे हैं, वे तो इस प्रकार का विवरण आसानी से जुटा लेंगे, मगर वे क्या करें जो कॉलेज से तुरंत निकले और संबंधित उद्योग क्षेत्र के लोगों से जिनका परिचय नहीं है? चाचा जी का उत्तर था कि जो कॉलेज से तुरंत निकले हैं उन्हें अपने प्रिंसिपल या प्रोफेसरों के नाम पते देने चाहिए। कॉलेज से तुरंत निकले छात्रों के मामले में नियोक्ता प्रिंसिपल या प्रोफेसरों की राय को महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इन लोगों ने उम्मीदवारों को विद्यार्थी के रूप में कई वर्षों तक नज़दीक से देखा परखा होता है। नरेंद्र की सभी शंकाओं का समाधान हो गया था। चाचा जी को धन्यवाद देते हुए बोला, चाचा जी, आपने अपनी इतनी बहुमूल्य जानकारियाँ दी। अब शायद सोहबत की वजह से मैं खारिज नहीं किया जाऊँगा, अर्थात सेलेक्ट किया जाऊँगा। शायद अगली बार मैं ज़रूर सफल हो जाऊँगा।
चाचा जी मुस्कुराते हुए बोले, धन्यवाद। इस प्रकार नहीं, पहले मम्मी को चाय के लिए बोलो और आज का अखबार लेकर आओ। मैंने अब तक अखबार नहीं देखा है, और हाँ, जब तक मैं अखबार का दैनिक पारायण संपन्न करता हूँ तब तक तुम मुझे अपना एक सुव्रत बनाकर दिखाओ। मैं भी तो देखूं कि मेरी बातों का तुम पर कितना असर पड़ा है। तो चाचा जी अखबार के साथ चाय की चुस्कियाँ लेने लगे। नरेंद्र के कमरे में अपना सुव्रत तैयार करने लगा। कुछ समय के बाद वह बाहर निकला और चाचा जी के सामने उसने अपना सुव्रत पेश कर दिया, जो कि इस प्रकार से था। अर्थात कोई भी जो बायोडेटा जिसको बोलते हैं या रिज्यूम जिसको बोलते हैं, तो वह इस प्रकार से हो सकता है। सबसे ऊपर बायोडाटा या सुव्रत या रिज्यूम जो भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद नाम, पिता का नाम, माँ का नाम, जन्मतिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल पता। वहीं शैक्षणिक योग्यताओं में क्रम संख्या, परीक्षा, डिग्री, वर्ष, डिप्लोमा, बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम, सब्जेक्ट, श्रेणी, परसेंटेज, जहाँ पर 10वीं 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अन्य कोई डिप्लोमा और अन्य संबंधित कंप्यूटर या अन्य अदर लैंग्वेज डिप्लोमा, कोई भी हो आप इसे जोड़ सकते हैं। वहीं जो भी आपने पुरस्कार या प्रतियोगिताओं में भाग लिया हो, जो भी पुरस्कार प्राप्त किए, उनकी उपलब्धियाँ, अन्य गतिविधियाँ और वैसे सम्मानित व्यक्तियों का विवरण जो उम्मीदवार के व्यक्तित्व या उपलब्धियों से परिचित हो। इस प्रकार से और सबसे नीचे तिथि, स्थान और उसके बाद खुद के हस्ताक्षर उस रिज्यूमे या स्वव्रत में डाले होते हैं। तो चाचा जी ने स्वव्रत पर नजर डाल दी और नरेंद्र की ओर देखकर संतोष और प्रशंसा से सम्मिलित भाव से मुस्कुराए। थोड़ा आराम देकर वे आगे कहने लगे कि अब तुम्हारा स्वव्रत पूरी तरह से तैयार है। इसे सुरक्षित रखो और जब भी आवेदन करना हो इसे भेज दो। हाँ, विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसमें थोड़ा हेर फेर या जोड़ घटाव करना मत भूलना। इसके बाद चाचा जी ने क्षण भर की एक अर्थपूर्ण चुप्पी साधी, फिर बोले, लेकिन नरेंद्र, यह तो आधी ही लड़ाई हुई, आधी तो अभी बाकी है। तो क्या मतलब? नरेंद्र की उत्सुकता बढ़ गई। मतलब यह है कि सिर्फ स्वव्रत देने भर से ही काम नहीं चलता, स्वव्रत के साथ एक आवेदन पत्र भी लिखना होता है। इस आवेदन पत्र के साथ हम स्वव्रत को लगाते हैं और नियोक्ता को उसके विचार के लिए भेज देते हैं। मगर चाचा जी, स्वव्रत में सारी जानकारियाँ दे ही दी जाती हैं, तो फिर अलग से आवेदन पत्र लिखने की क्या ज़रूरत है? ये अच्छा सवाल है। स्वव्रत तो बनाया होता है, विज्ञापन देखा और भेज दिया। अतः सिर्फ स्वव्रत से यह पता नहीं चलता कि उम्मीदवार पद और संबंधित संस्थान को लेकर कितना गंभीर है। स्वव्रत की एक कमी यह होती है कि यह सूचनाओं के सिलसिलेवार संकलन के रूप में होता है। इसमें भाषा का व्यक्ति के स्पर्श नहीं आ पाता। दूसरी ओर आवेदन पत्र हर विज्ञापन के लिए विशेष तौर पर लिखे जाते हैं। ये उम्मीदवार की भाषा ज्ञान और अभिव्यक्ति की क्षमता की जानकारी तो देते ही हैं, साथ ही यह भी दर्शाते हैं कि उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर है या नहीं। नियोक्ता को योग्य उम्मीदवार की तलाश तो होती है, वह यह भी अपेक्षा रखता है कि चयन के बाद वह नौकरी में कम से कम कुछ वर्षों तक अवश्य टिके। आवेदन पत्र से बहुत कुछ इन बातों का भी आभास नियोक्ता को मिल जाता है। चाचा जी, आवेदन पत्र तो हम लोग स्कूल के ज़माने में ही लिखते रहे हैं, क्या नौकरी के आवेदन पत्र और अपने स्वरूप में अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होता है? तो आवेदन का ढांचा या स्वरूप तो वैसा ही होता है जैसा अन्य दूसरे आवेदन पत्रों का होता है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या होता है अलग होता है। पद के लिए अपनी योग्यता और गंभीरता के प्रति नियोक्ता का विश्वास जगाना। उद्देश्य की भिन्नता की वजह से
इसकी विषय वस्तु अन्य आवेदन पत्रों से भिन्न होती है। चाचा जी, फिर आप यह भी बता दें कि विषय वस्तु के अंतर्गत क्या होगा और हम उसे आकार कैसे देंगे। तो बेटे, इस प्रकार के आवेदन पत्रों की विषय वस्तु के मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा भूमिका का होता है, जिसमें उम्मीदवार विज्ञापन और विज्ञापित पद का हवाला देते हुए अपनी उम्मीदवारी की इच्छा प्रकट करता है। दूसरे खंड में उम्मीदवार यह बतलाता है कि विज्ञापन में वर्णित योग्यताओं और आवश्यकताओं को पूरा करने में किस प्रकार सक्षम है वह। तीसरे खंड में उम्मीदवार पद और इस संस्थान के प्रति गंभीरता और रुचियों को अभिव्यक्त करता है। चौथे खंड में उपसंहार यानी आवेदन पत्र की विषय वस्तु के औपचारिक समापन के लिए होता है। नरेश को चाचा जी की बातें तो समझ में आ रही थी, मगर एक शंका भी थी। उसने पूछा, तीसरे खंड के बारे में अभी भी आपने बताया कि इसमें उम्मीदवार पद और संस्थान के बारे में अपनी गंभीरता को व्यक्त करता है, तो यह बात पूरी तौर पर साफ नहीं हुई। चाचा जी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा कि नरेंद्र, जिस प्रकार नियोक्ता अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनता है, उसी प्रकार उम्मीदवार को भी नियोक्ता का संस्थान पसंद आना चाहिए। तभी उम्मीदवार लंबे समय तक टिकने की संभावना रहती है। जब उम्मीदवार पद और संस्थान को लेकर गंभीर होता है, तो वह उसके बारे में जानकारियां हासिल करता है और यह तय करता है कि वे उसके सपनों और भावी योजनाओं के अनुरूप है या नहीं। अगर उम्मीदवार ने जानकारी जुटाने के बाद संस्थान को अपनी इच्छाओं के अनुरूप पाया है, तो वह आवेदन पत्र में इसकी चर्चा अवश्य होनी चाहिए। नियोक्ता पर इसका बहुत ही अच्छा असर होता है। चाचा जी, अभी तक मैं विज्ञापन के जवाब में केवल स्ववृत्ति ही भेजा करता था, मगर अब मैं स्ववृत्ति को आवेदन पत्र के साथ भेजूंगा। चाचा जी बोल पड़े और शुभ कार्य में देर किस बात की। तो फिर से अखबार के पन्ने पलटते हुए तो वह इस प्रकार कुछ लिखने लगा, जो कि इस प्रकार था। आवेदन पत्र की सेवा में महाप्रबंधक मानव संसाधन विभाग, इंडिया केमिकल्स लिमिटेड, 36 न्यू लिंक रोड, अंधेरी, मुंबई। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए आवेदन पत्र, तो जो कि इस प्रकार था, आप देख सकते हैं। और उसने अपनी जो बात है कि अनुरोध है कि उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेरे आवेदन पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करें और मुझे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद पर नियुक्त करें। तब उसने अपने साइन किए, बहुधीय सदन ने बल दिया। तो जब तक नरेंद्र का आवेदन पत्र तैयार हुआ, चाचा जी पड़ोस में वापस आ चुके थे। उन्होंने आवेदन पत्र को पढ़ा और गहरी सांस खींचते हुए कहा कि वैसे तो मैं कंपनी के मानव संसाधन विकास के महाप्रबंधक को अच्छी तरह से जानता हूँ, मगर मैं तुम्हारी सिफारिश नहीं करूँगा। मुझे विश्वास है कि तुम यह पद अपनी योग्यता के बल पर हासिल कर सकोगे। 2 महीने बाद मुंबई में चाचा जी की फ्लैट की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने के बाद चाचा जी ने दरवाजे पर नरेंद्र को खड़ा पाया, हाथ में मिठाई का डिब्बा और गर्म सूट का एक पैकेट। दोनों की नज़र मिली। नरेंद्र चाचा जी के पैर छुए और चाचा जी ने बधाई देते हुए उसे गले से लगा लिया। इसी प्रकार से जो है, जो बायोडाटा या स्ववृत्ति जिसको बोलते हैं या रिज्यूमे जिसको बोलते हैं, वह उसके साथ साथ कह सकते हैं कि एक आवेदन पत्र की भी आवश्यकता महसूस होती है या होती है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति आजकल जब भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो नहीं लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों, आप भविष्य में जब भी इंटरव्यू के लिए जाएं तो रिज्यूम के साथ या बायोडाटा या स्ववृत्ति के साथ एक आवेदन पत्र अवश्य लिखें, जो कि खास इसी प्रकार का हो। आई होप दोस्तों, जो कि यह वीडियो जो है भविष्य में आपको बहुत ही सहायक होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ। धन्यवाद।